वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज का हम इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। जो कार्बन होता है यह सहसंयोजक यौगिक बनाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका आंसर देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक बनाता है क्योंकि इसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, जिसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है, वो जो 4 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो ना ही 4 त्याग कर सकता और ना ही ग्रहण कर सकता अस्थायी बनने के लिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर 4 उसको त्याग करने जाएगा तो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए नाभिक पर बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनों का आकर्षित करने का दबाव पड़ता है जो अवांछनीय है। इस कारण से कार्बन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए और स्थिर होने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, जिससे सहसंयोजक बंध बनते हैं। ठीक है, यानी जो कार्बन होता है उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। अब उसको अस्थायी बनने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब वो 4 ना ही ग्रहण कर सकता है और ना ही त्याग कर सकता है, क्योंकि ग्रहण करेगा तो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, त्याग करेगा तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर वही ग्रहण करने जब जाएगा तो नाभिक पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है दूसरे परमाणु के साथ। और जो भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनता है वो सहसंयोजक बंध बनता है। इसीलिए ये जो यौगिक का निर्माण करेगा वह सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका बोला है कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। सबसे पहले सहसंयोजक बंधन क्या होता है, फिर आयनिक बंधन क्या होता है उसको देखते हैं। पहला जो है आपका है सहसंयोजक बंधन। वह रासायनिक बंधन जो 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाते हैं उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे H2O, CO2 क्लोरीन परमाणु हो गया, ये आपका सहसंयोजक बंधन हो गया। ठीक है, इनके बीच पाया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सहसंयोजक जो बंधन बनता है ना वो अधातु और अधातु के बीच बनता है। अधातु और अधातु के बीच कौन सा बंधन बनता है, सहसंयोजक बंधन। या हाइड्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, कार्बन अधातु और ऑक्सीजन अधातु, क्लोरीन तो अधातु है ही। तो इन अधातु अधातु के बीच कौन सा बंधन बनता है, सहसंयोजक बंधन। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 नंबर है आपका आयनिक बंधन। वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अर्थात त्याग या ग्रहण करने के फलस्वरूप बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे आपका NaCl वगैरह में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इसमें एक धातु मिलेगा और दूसरा अधातु मिलेगा। समझे, एक धातु प्लस दूसरा जो होगा वो अधातु होगा। यहाँ Na जो है धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। जो थर्ड क्वेश्चन आपका है अभिक्रियाशील समूह क्या है, उदाहरण दे। यहाँ क्रियाशील समूह भी पूछ सकता है या अभिक्रियाशील समूह ही पूछ सकता है, आंसर सेम होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। ठीक है, किसी भी यौगिक का रासायनिक गुण जिस पे निर्भर करता है, जिस समूह पे निर्भर करता है उसे ही हम लोग अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कीटोन समूह, डबल बॉन्ड C+O आपका ये कीटोन का स्ट्रक्चर हो गया। और एल्डिहाइड समूह हो गया बॉन्ड CHO, ईथर समूह हो गया बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का रासायनिक गुण जो निर्भर करेगा इसी पे निर्भर करेगा। तो ये आपका कौन सा समूह है, अभिक्रियाशील समूह या क्रियाशील समूह। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसका बहुत सिंपल आंसर होने वाला है। वैसे यौगिक, यहाँ यौगिक कर लीजिएगा, वैसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। जैसे आपका होगा CH4 मीथेन, C2H6 और C2H2, ये आपका हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान आप लोग रखेंगे। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या आंसर होने वाला है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, लेकिन अभिक्रिया के अंत में वो स्वयं अपरिवर्तित रहता है। ठीक है,
जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसकी गति को बढ़ा देगा, पर वो खुद अपने आप में कोई चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला है कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। इसका आंसर क्या होगा? प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने के लिए एक कड़े कांच की परखनली में सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम का मिश्रण रखा जाता है। परखनली को गर्म करने पर CH4 यानी मीथेन गैस बनता है। इस गैस को जल के विस्थापन से गैस जार में जमा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। फिर आपका इसमें बोला था कि मीथेन गैस का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सूर्य के प्रकाश में मीथेन गैस क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। CH4 का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ CH4 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? HCl बना लिया है और CH3Cl का निर्माण किया है। फिर इसका अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ करा है, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी हुई, यहाँ CH2 हो गया और ये जो हाइड्रोजन था ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ HCl बना लिया है। वैसे बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन क्या होते जाता है? CH4 में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से विस्थापित होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। जब एथेनॉल से ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त करता है तो एथेनॉल के 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एथेनॉल का निर्माण करता है। किसी अणु में हाइड्रोजन का विस्थापन ऑक्सीकरण कहलाता है, इसीलिए इस परिवर्तन को ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। देखते हैं इसका आंसर। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, या तो ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया होगा, वही सूक्ष्म जीव की बात कर रहा है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन जब ना हो में शर्करा जैसे ग्लूकोज को सरल उत्पादों में बदलते हैं। इसी को किण्वन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें पूछा भी था कि मुख्य रूप से कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों में क्या अंतर होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? एथेनॉल जो होता है इसमें मीठी गंध होती है, जबकि एथेनोइक अम्ल में तीखी गंध होती है। एथेनॉल जल में विलय तथा ताप उत्पन्न नहीं होता है और ये जल में विलयशील है और पर्याप्त ताप उत्पन्न करता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा? यह एक पेय पदार्थ है, ये पेय पदार्थ नहीं है। एथेनोइक अम्ल जो है ये पीने योग्य नहीं होता है, जबकि एथेनॉल पीने योग्य होता है। ठीक है, और यह 156 डिग्री केल्विन पर पिघलता है और ये 250 डिग्री केल्विन पर पिघलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहा इन दोनों के बीच। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अपमार्जक क्या है, उदाहरण दे। अपमार्जक को ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। ठीक है, इसका क्या आंसर होने वाला है? अपमार्जक उच्च अल्कोहल की हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट CH3 बॉन्ड CH2 का होल चेन बॉन्ड CH2OSO3, यहाँ माइनस है, माइनस ऊपर है यहाँ पे, और Na+, जो जल में तीव्र गति से घुलनशील है। ठीक है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान इसलिए ले लिया है क्योंकि वे कठोर पानी में भी अच्छी तरह से झाग बनाते हैं और अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि साबुन कठोर पानी में अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है उसको देखते हैं। साबुन जो होता है आपका कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, जबकि अपमार्जक जो होता है कठोर जल के साथ भी पर्याप्त झाग पैदा करता है या उत्पन्न करता है। ठीक है, सेकंड जो अंतर होगा वो क्या होगा, साबुन से जैव अपघटित होते हैं, जबकि कुछ अपमार्जकों का जैव अपघटन नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस क्या होने वाला है, साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे ऑलियिक अम्ल या फिर पामेटिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक जो होता है ये सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण होता है। क्लियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका साबुनीकरण क्या है, यह एस्टरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, सबसे पहले साबुनीकरण को देखते हैं। एस्टर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में पुनः एसिटिक अम्ल और अल्कोहल में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप रिएक्शन देख सकते हैं, और साबुन बनाने में इसी विधि का प्रयोग होता है, अतः इसे क्या कहते हैं हम लोग, साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एस्टरीकरण क्या होता है, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल परिशुद्ध अल्कोहल से अभिक्रिया कर एस्टर बनाता है।
जो कि आप लोग यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ एस्टर का निर्माण किया है। एस्टर की गंध फलों की जैसी मीठी होती है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। समजातीय श्रेणी क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है किंतु क्रियात्मक समूह समान होते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन जो क्रियात्मक समूह होगा, जो अभिक्रियाशील समूह होगा, वो एक समान रहेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कार्बन यहाँ 1 है, पर यहाँ 2 हो गया, पर यहाँ 3 हो गया, तो क्या वृद्धि हो रहा है कि नहीं? पर क्रियाशील समूह जो है, यहाँ आपका OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ OH है, यानी समान है। तो ये कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ये समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आएगा।